नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 का परिणाम आज आ गया है। यूपीएससी एग्जाम के नाम से हम जिसको जानते हैं, यानी कि ये वो एग्जाम था जो कि वर्ष 2024 में जिसका नोटिफिकेशन आया था। 2024 में ये शुरू हुआ था, 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2024 में जिसका प्री हुआ था और 2024 में ही जिसका मेंस हुआ था और 2025 में जाकर जिसका इंटरव्यू हुआ था। तो ये वाला एग्जाम जो है उसका आखिरकार आज फाइनल रिजल्ट आ गया। उस फाइनल रिजल्ट में अभी आप देख रहे होंगे कि अनअकैडमी समेत बाकी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो अपने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दे रहे हैं। और वो बहुत जायज बात भी है यार, यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और कठिन परिश्रम के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद जो है ये चयन लोग सुनिश्चित कर पाते हैं, इस एग्जाम में लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये बधाई देनी बनती भी है, इस सफलता का जश्न मनाना जो है वो जायज है, वो मनाना भी चाहिए। लेकिन आज इस एग्जाम के साथ एक बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जो जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। तो आज का ये वीडियो, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप मत देखिए, आप एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आज मेरे उन साथियों, उन दोस्तों के लिए है जो इस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिनका नाम इस एग्जाम की लिस्ट में नहीं आ पाया। तो यार उनसे मुझे कुछ बातें करनी है यार। मतलब मैं अब देखिए, इस तरह की मौकों पर मैं आपको ये सांत्वना दूं कि देखो कोई बात नहीं, होता रहता है, ये सब बातें आपको पता है ना, आप लोग परिपक्व हो, आपको ये सारी बातें पता है। और यार इस दर्द से, इस पेन से, इस पीड़ा से मैं खुद गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि आज के दिन आपको कैसा कैसा महसूस हो रहा होगा। और आज के दिन मैं ये बात भी जानता हूं कि केवल उन लोगों को खराब महसूस नहीं हो रहा होगा जो इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को भी बुरा लग रहा होगा जिनका किसी कारण से प्रीलिम्स नहीं हुआ था, क्योंकि उनको भी आज ये लग रहा होगा कि यार मैं भी इस लिस्ट में हो सकता था। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मेरे एक अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। एक ठीक है, उसके बाद मैंने यूपीएससी पर एक मुकदमा किया था और बहुत कुछ चला था, वो ठीक है, एक अलग कहानी है। मुकदमा तो नहीं किया था, मुकदमा करने से मेरे को रोक लिया गया था। लेकिन जैसा कि मेरे को मेरा रिजल्ट आया और मैं परेशान होकर मैंने तुरंत एक नौकरी कर ली और मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई आ गया। मुंबई में मैं नौकरी करने लगा था। मैं आराम से नौकरी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी को भूल चुका था, अपने जीवन में व्यस्त हो गया था, मग्न हो गया था, नौकरी में अच्छा कर रहा था। यूपीएससी की आप तैयारी करते हो तो आप आमतौर पे आपको इतनी चीजें पता होती हैं कि आप हर क्षेत्र में अच्छा ही करते हो, आप ठीक ठाक काम कर लेते हो, आप अपने क्षेत्र में, अपने ऑफिस में सबसे समझदार व्यक्ति बन जाते हो बहुत जल्दी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की बहुत सारी जानकारी होती है। तो आपसे सीनियर लोग भी जो होते हैं वो आपसे आके सलाह लेते हैं, क्योंकि आपके बराबर उनको नहीं पता है। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक से यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। और मैंने क्या देखा कि मेरे साथ ही मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिनके साथ मैं पढ़ाई करता था, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ चर्चाओं में भाग लेते थे, जो मेरे बैच में थे, और मतलब जिनसे मेरे टेस्ट में नंबर भी ज्यादा आते थे कई बार, या फिर समकक्ष नंबर आते थे, ज्यादा नंबर आते थे। और होता है ना, हर ग्रुप में ऐसे कुछ लोग होते हैं। हमारा भी एक दोस्तों का ग्रुप था जिसमें सबको उम्मीद थी कि एक मेरा सिलेक्शन होगा और एक हमारी मित्र थी, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। सबको लगता था कि हम दोनों का होगा, बाकी शायद लोगों का हो या ना हो। मेरा नहीं हुआ, मेरा तो खैर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। लेकिन बाकी मित्र का सिलेक्शन हुआ, एक और मित्र का सिलेक्शन हो गया। एक हमारी मित्र की 6th रैंक आई, एक हमारी मित्र की 44 रैंक आई, एक हमारी मित्र की 50वीं रैंक आई। और जैसा कि आप जानते हैं, समाचार पत्र, मीडिया, ये सब उनके इंटरव्यू से एकदम भरने लगा। उस टाइम फेसबुक होता था, केवल फेसबुक पे पोस्ट आने लगे और दुनिया भर की चीजें होने लगी। और अपने ऑफिस में बैठा हुआ मुंबई में मैं अवसाद में चला गया। मैं एक बॉर्डर लाइन डिप्रेशन में चला गया। मैं चुपचाप, मैं ऑफिस में ये सब चीजें देख रहा था। मैंने अपना बैग उठाया, लैपटॉप बैग में डाला। मुझे याद है दोपहर का ही समय था। मैंने अपना बैग लैपटॉप में डाला, मैं चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर मैंने, जो मेरा एक अपना व्यक्तिगत तौर पे मेरा डिप्रेशन से निपटने का तरीका है वो यही है कि मैं सो जाता हूं। मैं आमतौर पे किसी भी बड़ी समस्या जिसका मैं सामना नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि मैं अगले दिन उसका सामना बेहतर कर पाऊंगा, उसका सामना करने को मैं एक दिन टाल देता हूं। ये मेरा अपना एक तरीका है, मैं आपको भी कभी ना कभी जीवन में ये चीज सिखाऊंगा। तो यार कभी अगर मैं ऐसा लाइफ कोच बना तो आपको टेक्निक सिखाऊंगा, मेरे लिए जीवन में हमेशा काम करी है, कि जब भी आपको लगे कि कुछ बड़ा खराब हो रहा है तो एक दिन के लिए टाल दो डिसीजन लेने को, आप जीवन में गलत डिसीजन नहीं लोगे।
मैंने क्या किया, मेरे रूम में एसी लगा हुआ था, मैंने एकदम एसी को बहुत ठंडा किया, 16-17 डिग्री पे इसका तापमान किया, रूम में एकदम भयानक अंधेरा किया, सर तक चादर ओढ़ी और सो गया। रात को फिर आखिरकार मेरे फ्लैटमेट ने दरवाजा नॉक किया, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में ही काम करता था। उसने देखा था कि मैं ऐसे दोपहर में निकल गया, उसको लगा पता नहीं क्या हुआ। उसने वो फोन कर रहा था मेरे को, पर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। रात को आखिरकार उसने मेरा दरवाजा नॉक किया, मैंने दरवाजा खोला, उसने बोला चल खाना खाते हैं। मैंने कहा यार, आम खाना खाने का, सामान्य खाना खाने का मन नहीं है। हम लोगों ने पिज्जा मंगाए, पिज्जा विज्जा खाए। मैंने उसको बताया मुझे ऐसा लग रहा है। उसने कहा यार ठीक है, जो होता है होने दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने पिज्जा खाए। फिर उस दिन मैंने किसी को फोन नहीं किया। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू किया, उन सबको फोन करके बधाई देनी शुरू की। तो यार, आप जिस परिस्थिति से, जिस मनस्थिति से गुजर रहे हो, उस परिस्थिति को मैं समझ सकता हूं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आपको ऐसा लग सकता है, लग रहा होगा कि जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में आप आगे चल रहे थे, अचानक से आपके पैर किसी ने पीछे खींच लिए। अचानक से जो है आपको पीछे खींच लिया गया। अचानक से आपको जो है उस एक अधिकार से, उस एक अचीवमेंट से वंचित किया गया। आप में से जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी उनको ऐसा कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी उनको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यार मेहनत तो मैंने भी पर्याप्त करी थी और ये फेयर नहीं है ना, दिस इज नॉट फेयर, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा। ऐसा लगना संभव है, ऐसा आपको लग सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो यार, आपको देने के लिए मेरे पास कोई सांत्वना नहीं है। मैं कोई ऐसी बेकार की शब्दों की लफ्फाजी नहीं करूंगा आपके साथ। मेरे को बस दुख है आपके लिए, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे को दुख है, ये एक पीड़ा है, ये एक एक गम है, और दुनिया जो है वो फेयर नहीं है ना। इस बात को हमें समझना चाहिए कि दुनिया जो है ये फेयर नहीं है, दुनिया अनफेयर है। कई बार मैं मानता हूं आप में से बहुत लोग बहुत डिजर्व करते होंगे। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि मैं डिजर्व करता था, लेकिन जो भी हुआ भाई, ये नहीं हो पाया। ठीक है। तो अब दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन यार वही है ना कि आपको जीवन में जो मिला है, आपको उसके ही साथ जीना पड़ेगा, आपको उसके ही साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको तब भी जो मिला है वो बाकी लोगों से बेहतर होना संभव है। आपको तब भी इतने संसाधन मिले, इतनी सुविधाएं मिली कि आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाए, आप एक एग्जाम की दिल लगा के तैयारी कर पाए। बहुत बड़ी आबादी ऐसे इस देश के अंदर ऐसी भी है जिनको ये सुविधा ही नहीं मिलती। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं, या फिर घर की स्थिति जो होती है, घर की स्थितियों के कारण वो इस तरह के काम नहीं कर पाते। मैं आपको वास्तविकता में एक सच्ची कहानी बताता हूं। आप, और ये आईआईटीएन की कहानी है। मेरा एक बैचमेट था आईआईटी कानपुर के अंदर, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना उचित नहीं है उसकी अनुमति के बिना। उसकी बड़ी मंशा थी, क्योंकि वो मेरे ही डिपार्टमेंट में था, तो उसकी भी बड़ी मंशा थी कि यार आईएएस की तैयारी करी जाएगी। आईआईटी में हम लोग सेकंड ईयर से वॉर में बात करते थे, और हम लोग चर्चा करते थे यार थर्ड ईयर शुरू हो जाएगा तो हम लोग जो है आईआईटी की तैयारी करेंगे, दोनों थोड़ा आईआईटी करो, माफ कीजिएगा, आईएएस की तैयारी शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर देंगे। हम दोनों साथ में योजनाएं बनाते थे। बेटा, थर्ड ईयर आते आते उसके पिताजी का देहांत हो गया। एक दिन अचानक से उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो करीब 1 महीने तक कॉलेज नहीं आया। ऑब्वियसली वो घर पे रहा, 1-1.5 महीना, 1-1.5 महीने बाद घर आया। उससे पूछने का तो कोई औचित्य था ही नहीं। फिर जब थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या सोचा है। तो उसने कहा यार अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। उसने ये कहा कि यार अब मेरे पास समय नहीं होगा, अब पिताजी नहीं रहे तो मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, अब मुझे आईआईटी से निकलते ही तुरंत जो पहली नौकरी मिलेगी वो मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो वो भी एक व्यक्ति है जिसका एक सपना था, उसको अच्छी नौकरी मिली, वो अमेरिका गया, कुछ साल अमेरिका रहा, फिर वापस आया, वापस आके उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम निकाला, अब वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में बड़े पद पे है। ठीक है, लेकिन एक जो आईएएस बनने का उसका सपना था, वो उसकी पारिवारिक दशाओं के कारण जो है वो तैयारी ही नहीं कर पाया। निकालना ना निकालना तो बहुत दूर की बात है, उसको तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला। तो यार, जो इकलौती चीज मैं आपसे कह सकता हूं वो आप ये याद रखिए कि जीवन में अच्छा बुरा जो भी समय आता है वो निकल जाता है। हर समय आपको ऐसा लगता है कि जो अभी आपके साथ हुआ है इससे खराब जीवन में आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, और आपके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई आपके जीवन का कोई अब लक्ष्य नहीं रह गया, और आप एक अंडर अचीवर, एक फेलियर हो गए। तो होता क्या है, हम लोग अक्सर अपने दिमाग में छवि बना के रखते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना बता सकता हूं, मेरे दिमाग में एक छवि ये थी कि यार मैं तो एक सफल व्यक्ति बनूंगा। तो सफल व्यक्ति मतलब मैं तो यार एग्जाम निकाल ही देता हूं सारे, तो मैं भी यार एग्जाम निकाल दूंगा। इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं 5 एग्जाम पे बैठा था, 5 में सेलेक्ट हुआ था, तो मुझे लगा था यार ये भी मेरा होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी उस जो बाकी चीजें जो थी वो थी, लेकिन साथ के साथ मेरे ईगो को भी ठेस लगी। आपका जो आत्मसम्मान होता है उसको भी ठेस लगती है।
तो इससे निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आत्मसम्मान के स्तर को, जो आपका ईगो का स्तर है, उसको कम कर लीजिए। याद रखिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जो आपकी सेल्फ वर्थ को डिसाइड कर पाए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो यह तय कर पाए कि आपकी सेल्फ वर्थ है या नहीं है, आप किसी लायक हो या नहीं हो, आप जीवन में सक्सेस हो या फेलियर हो। यह तय करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परीक्षा को नहीं है। आपको जीवन में ऐसे पर्याप्त उदाहरण मिलेंगे कि व्यक्ति सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसने परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। आपको ऐसे पर्याप्त एग्जाम्पल आज की तारीख में मिल जाएंगे। और आपको ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, उनमें से एक बहुत ही मामूली छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, जिसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो एक अच्छी खुश जिंदगी जी रहा है। और अच्छी, मैं अपने आप को बहुत सफल आदमी नहीं मानता, लेकिन मैं कोई विफल आदमी भी नहीं हूं, मैं कोई फेलियर भी नहीं, मतलब मैं ठीक ठाक जिंदगी जी रहा हूं, ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूं और बहुत खुश हूं अपने जीवन से। मुझे अपने जीवन से कोई खास शिकायत नहीं है। तो यार, ये आप याद रखिए कि कोई एक एग्जाम जो है, मतलब वो आपकी सेल्फ वर्थ को डिसाइड नहीं करता, वो ये तय नहीं करता कि आप जीवन में सफल हुए हैं या विफल हुए हैं। सफलता या विफलता जो है वो जीवन में आपके प्रयास करने पर आधारित होती है, आप जीवन को किस तरीके से देखते हैं उस पर आधारित होती है। आपके साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अपने बच्चे को मैं एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर कराऊंगा, भले ही मेरा बच्चा एग्जाम दे या ना दे, भले ही उसका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट हो या ना हो। मैं एक बार, अगर तब तक, जब तक मेरा बच्चा बड़ा होता है, अगर तब तक ये एग्जाम ऐसा ही रहता है, तो कम से कम मैं 1 साल तैयारी जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये तैयारी जो है वो आपको एक बहुत बेहतर व्यक्ति बनाती है। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान आपके जैसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी, अगर आपने ढंग से तैयारी करी है। आप यार एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको भारत की राजनीति समझ में आती है, जिसको अर्थव्यवस्था समझ में आती है, जिसको विज्ञान समझ में आती है, जिसको कला साहित्य समझ में आती है, जिसको इतिहास समझ में आता है, जिसको भूगोल समझ में आता है, जिसको करंट अफेयर्स की एकदम डे टू डे जानकारी है। आप अपने आसपास 100 लोगों से बात करके देखिए, आपको शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिले। तो बेटा, आप ऑलरेडी इस देश की क्रीम में शामिल हो चुके हो, इस बात को याद रखिए। और ये जो आपने नॉलेज गेन करी है, ये आपको फायदा देगी ही देगी, ये हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना दे। मतलब मुझे याद है, मैं टेक कंपनी में गया था, मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़कर मैं टेक कंपनी में गया। वहां पर एजुकेशनल, हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे। अपनी यूपीएससी की तैयारी के आधार पे मैं वहां पर बेस्ट परफॉर्मर बन गया। मेरे वहां पर, मैं 2.5 महीने के अंदर मैं वहां पर टीम लीड बना दिया गया। बाकी सब लोग मेरे से 2-2.5 साल पहले से वहां काम कर रहे थे, नई कंपनी थी, मैं सबसे नया था, लेकिन 2.5 महीने के अंदर मैं वहां पर टीम लीडर बना दिया। उसका कारण यह है कि जितना मुझे पता था, जितनी मेरे को जानकारी थी, बाकी लोग उसके आसपास भी नहीं थे, बाकी लोगों को उसका 10% भी नहीं पता था। इस बात को आप समझ सकते हैं, जबकि सारे के सारे आईआईटीएंस थे। तो इस बात को समझिए कि जिस प्रकार के नॉलेज के स्तर पे आप बैठे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसको चेरिश कीजिए। मुझे पता है आज आप खुश नहीं हो पाएंगे, तो आज ऐसा कोशिश भी मत कीजिए, आज आराम कीजिए। आज अगर आपको अकेले रहना है तो अकेले रहिए, और अपने मित्रों के साथ घूमना है, बाहर जाना है, पार्टी करना है, जो भी करना है वो कीजिए। कल से, परसों से, 2 दिन बाद से, 4 दिन बाद से एक बार विचार करना शुरू कीजिए कि अब आगे क्या करना है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग पर, जिसमें मेरा फोकस होगा कि अब क्या, कि भाई अब क्या करें। सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें। अब क्या में आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो यह है कि कुछ और करें, कि यार अब हम तैयारी नहीं करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे। पहला विकल्प तो यह है। और दूसरा विकल्प है कि हम फिर से तैयारी करेंगे। मैं इन दोनों विकल्पों की थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके साथ करूंगा। निर्णय आप पे छोड़ूंगा, सलाह के लिए आपको मैं अपना कांटेक्ट दूंगा, आप लोग मेरे से चर्चा कर सकते हैं। अब यार देखो, पहला विकल्प यह है कि अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बस यार यूपीएससी तैयारी का अब हो गया, अब और तैयारी नहीं करनी, यार इस निर्णय का मैं पूरा सम्मान करता हूं। इस बात को याद रखिए, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे हार के मत भागो, दोबारा युद्ध के मैदान में आओ। ये सब बातें बेटा कविताओं में अच्छी लगती हैं, ये आपका जीवन है, आपके जीवन की परिस्थितियां आपको पता हैं। अगर आपको लगता है कि यार आप जो है अब तैयारी करने का आपके पास मेंटल बैंडविड्थ नहीं है, क्योंकि यार सेम चीजें बार बार पढ़ के अब आप ऊब चुके हो। अगर आपकी पारिवारिक दशा ऐसी है, आपके ऊपर करियर का दबाव है, आमतौर पर लोगों पर शादी का भी दबाव होता है, अगर आपके ऊपर ये सारे दबाव हैं और आप ये चाहते हो कि अब ये तैयारी मैं छोड़ दूं और अब मैं कुछ और करूं, अब मैं जीवन में मूव ऑन कर जाऊं, कोई नौकरी करूं, किसी दूसरी परीक्षा को दूं, ये सारी चीजें करूं, तो मैं पूरा समर्थन करता हूं इस निर्णय का।
मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर ये तो फिर मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो गई। बेटा जीवन कोई युद्ध नहीं है ना, जबरदस्ती एक कवि बनने की आवश्यकता नहीं है। ये कविताओं में, कहानियों में सारी बातें अच्छी लगती हैं, है ना। वो हमको ऐसी कहानियां बताई जाती हैं, देखो उसका तो 4 बार प्री नहीं हुआ था, 5वीं बार उसकी 15 रैंक आ गई, 25 रैंक आ गई। पर बेटा ऐसी कहानियां कितनी होती हैं? ऐसी कहानियां हजारों में से एक होती है। तो इस बात की संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आपका अगली बार भी आपकी कहानी वही होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्रोबेबिलिटी है, हर साल प्रोबेबिलिटी है ना। तो अगर आप इस तैयारी को छोड़ना चाहते हैं तो एकदम सर ऊंचा करके, माथा ऊंचा करके छोड़िए। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने सीना ठोक के तैयारी छोड़ी थी। मैं पहले ही सोच के आया था कि जीवन में 2 बार यूपीएससी दूंगा, तीसरी बार नहीं दूंगा। मैंने 2 बार यूपीएससी दिया, मेरा नहीं हुआ। मैंने सीधा अपना बैग पैक किया, मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। मैंने दोबारा उस तरफ मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद कई साल तक मेरी एलिजिबिलिटी थी। मैं आईआईटी के जस्ट बाद गया था, तो बहुत साल तक एलिजिबिलिटी थी। मैं उसके लिए पढ़ाने भी लगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप भी एग्जाम दे दो, मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था। मैंने कब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इस निर्णय में भी पूरी सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इज्जत के साथ आपने ये डिसीजन किया है कि यार मेरे को तैयारी नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नौकरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो आप बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी इस प्रकार के अवसर होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। आप देखोगे बहुत सारी नौकरियां होती हैं, कई सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनियां हैं जो एक्चुअली इस तरह के लोगों को ढूंढती हैं, जिन्होंने यूपीएससी का तैयारी किया है किसी ना किसी स्तर तक, और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कंपनियों को पता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले के पास एक तो मेहनत करने की एक अद्भुत क्षमता है, और दूसरा उसको जानकारी बहुत ज्यादा है। तो इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में से किसी को इसकी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपकी इसमें मदद करने को पूरी तरह से उपलब्ध हूं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे विकल्प पे कि यार अगर हम फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या करें। बेटा फिर से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको अपने ऊपर दया करनी बंद करनी पड़ेगी। फिर से तैयारी करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो है अपने पिछली तैयारी का एनालिसिस। आपको अपने पिछले वर्ष की तैयारी का करना पड़ेगा एनालिसिस, और ये एनालिसिस जो है बेटा ये एकदम निर्ममता के साथ करना पड़ेगा। ये एनालिसिस ऐसा नहीं हो सकता कि अरे ये वाला पार्ट तो पेपर का टफ आ गया था इसलिए मेरा नहीं हो पाया। ये कोई एनालिसिस नहीं हो, ये एनालिसिस नहीं हो। ये क्या हो गया, आपने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। टफ आया था बेटा, सबके लिए आया था। आपके लिए पेपर अलग थोड़ा ना आया था। अगर कोई भाग पेपर का टफ आया था तो सबके लिए आया था, कोई आपके लिए अलग से तो सेट किया नहीं गया था। तो आपको जो ये एनालिसिस करना है ये बेहद बेदर्दी के साथ, बेहद कठोरता के साथ करना पड़ेगा कि यार मेरा एनालिसिस ये है कि मैंने इन इन सेक्शंस में तैयारी कम करी। और तैयारी कम करने का बेटा मतलब क्या होता है, आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे। पढ़ते हुए ना हम कई सारे टॉपिक्स जो हमको थोड़े बोरिंग लगते हैं, हमको लगता है यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी, उनको हम बस ऊपर से छू के निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है ना, बस एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ा सा टच कर लिया उन टॉपिक्स को और हमारा हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। मैं भी करता था अपनी तैयारी में कुछ चीजों के लिए। लेकिन आपको अपना एक निर्ममता के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपने गलत की, कौन सी चीजें हैं जो आपने कम पढ़ी, कौन सी चीजें हैं जो आपने जो है जो आपने इग्नोर कर दी, जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनकी राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम होता है। मैं बार बार कहता हूं यूपीएससी में आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम कायदे से 1 पन्ना 2 पन्ना लिखना आना चाहिए। और यार मतलब जिस तरह के उत्तर मेरे को बच्चे भेजते हैं आजकल, मेरे को बहुत डाउट होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों में ये राइटिंग स्किल नहीं है। तो यार ये चीजें जो हैं इनका एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए इंटरव्यू होता है लेकिन आपका सिलेक्शन तो मेंस के स्तर से ही ज्यादातर डिसाइड होता है ना यार। इंटरव्यू से भी फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पड़ता, लेकिन मेंस का बहुत बड़ी भूमिका होती है मेंस की आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने में कि आपका चयन होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपना एकदम निर्ममता से एनालिसिस कीजिए। और एक सलाह जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट कीजिए। मैं इसको समझाता हूं एक बार आपको। जीरो से स्टार्ट मतलब देखिए, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं याद होगा तो दोबारा बता देता हूं। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए सरकार की कोई योजना है, मान लीजिए नरेगा है, तो नरेगा में पिछले साल मान लो 60,000 करोड़ का बजट था। तो आमतौर पे बजटिंग कैसे करी जाती है कि पिछले साल 60,000 करोड़ का था,
इस साल चलो 10% बढ़ा देते हैं, 66,000 करोड़ कर देते हैं। यह तो होती है सामान्य बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आप पिछले साल के बजट को रेलेवेंट नहीं मानो। पिछले साल का जो बजट था वो खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। इस साल ये बजट किस आधार पे अलॉट किया जा रहा है, आपको फिर से जस्टिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि इस साल इस योजना के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। जब आप ये जस्टिफाई करोगे तब आपको अलॉटमेंट होगा। ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो बेटा आपको आपकी तैयारी की भी जीरो बेस्ड बजटिंग करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि पिछले साल मैंने इतना तो पढ़ ही लिया था, उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेता हूं तो इस साल हो जाएगा। ये मत सोचो, वरना होता क्या है, अगर आप ये नहीं करोगे तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, अपनी पिछली तैयारी को ही दोहरा देते हैं। ये मतलब आप में से कई लोग होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे। ये एकदम पाप है, ये अपराध है। आप ये करोगे तो ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी तैयारी पिछले साल थी एग्जैक्टली वही तैयारी उन्हीं सोर्सेज से वैसे ही पढ़ के दोबारा एग्जाम दे आते हैं और सोचते हैं कि इस बार भगवान थोड़ा साथ देगा और इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। यार तो मतलब किस्मत पे थोड़ा ना छोड़ना चाहिए यार इन चीजों को। किस्मत थोड़ी चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी का आधार ही अगर किस्मत है तो वो तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है कि नहीं है। तो ये जीरो से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर से एकदम पूरा रोड मैप बनाइए कि यार मैं ये मान लो कि मैं फ्रेशर हूं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मुझे अगर क्या क्या पढ़ना है, अब आपको थोड़ा अनुभव है कि यार क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या कॉमन गलतियां हैं, उनके आधार पे शुरुआत से पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप शुरुआत से पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से इस बार आप ज्यादा गहराई के साथ अध्ययन कर पाएंगे, आपको समय भी कम लगेगा। तो यह चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो यार ये मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि देखो, कोई भी परीक्षा जो होती है वो जीवन का अंत नहीं होती। कोई भी परीक्षा का परिणाम जो होता है वो आपकी उपयोगिता, आपकी योग्यता को तय नहीं करता। मैं जानता हूं ये कहना आसान है, इस पर अमल करना मुश्किल है। आप लोगों ने उस प्रोसेस में कुछ साल गुजारे होंगे और वो साल जो है आपको अब दुख दे रहे होंगे, लेकिन मैं भी ये भी कह सकता हूं कि यार ये सब अनुभव से मैं गुजर चुका हूं। तो आप ये मान सकते हैं कि मेरे को भी इसकी ठीक ठाक जानकारी निश्चित तौर पे है। अगर आप में से किसी को इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया में मेरी मदद चाहिए, अगर किसी भी प्रक्रिया में आपको कहीं और कुछ काम करना है, उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए, या फिर आपको जीरो से फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप लोग मुझे तुरंत ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jainatul86@gmail.com। ये मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग तुरंत जो है मेरे को मेल करें। मैं आप लोगों से आप अगर ये वाला मेल कर रहे हैं तो कृपया आप अपना मुझे जो आपका आप मुझे मेल करें। मैं आप लोगों को एक भेंट का समय दूंगा, मिलने का समय दूंगा, हम लोग चैट करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक बेहतर रणनीति जो है उसको बना पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अनअकैडमी से किसी तरह की मदद चाहिए, फॉर्मल कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो आप अनअकैडमी का जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपको अभी ये 19,999 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप में से जो भी लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे वो लोग मेरे को रीच आउट करेंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत